वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक शानदार लेक्चर लेके। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की भाई। हमारी चल रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और दूसरा था हमारा क्वथनांक में उन्नयन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, हिमांक में अवनमन, जो हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है ना, तो पहले समझते हैं भाई हिमांक क्या है, फिर इसके बाद हम देखेंगे हिमांक में जो अवनमन है वो किस तरीके से होता है, और जो अवाष्पशील जो विलेय है, जो सारा काम ये करवा रहा है, वो किस तरीके से हिमांक में अवनमन करवाएगा, उन सारी बातों को हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम हिमांक क्या है। ठीक है, तो कानों में लीड आपके है ही, ठीक है, कॉपी पेन आपके साथ में है, नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो पहला वर्ड यहां पर आ रहा है हिमांक। देखो, हिमांक और गलनांक दोनों का मतलब एक ही है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, गलनांक क्या होता है, गलनांक में आप क्या करते हो, चलो पहले हिमांक की बात कर लेता हूं। हिमांक में आप क्या कर लेते हो भाई, द्रव है और द्रव को आप ठंडा करते जाते हो, ठंडा करते जाते हो, और ठंडा करते हुए एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर जो द्रव है वो आपका किस अवस्था में बदल जाता है भाई, ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसको तो आपने क्या बोला था, इसको आपने बोला था हिमांक। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर आप ठंडा करते जा रहे हो द्रव को, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं गलनांक की। तो गलनांक के लिए आप क्या लिखते हो भाई, कि ठोस है, ठोस को हम क्या देते जा रहे हैं, ताप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो वह ताप जिस पर ठोस किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। यही कहते हैं भाई, अब तक यही पढ़ा है हमने। ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं मिला के लिख दूं तो मैं कह सकता हूं क्या, कि द्रव जो है वो साम्य अवस्था में है किसके साथ, ठोस के साथ। द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, दोनों एक दूसरे से किसके साथ हैं भाई, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब दोनों की प्रॉपर्टी यहां पर कैसी है, एक समान। जो ठोस, जो द्रव है उसका ठोस में परिवर्तित होने की जो अभिक्रिया की दर है, या मैं कहूं ठोस के जो द्रव में परिवर्तित होने की जो अभिक्रिया की दर है, वो कैसी है, एक समान। यानी जब यहां पर प्रॉपर्टीज एक समान हो जाती हैं इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, साम्य अवस्था बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो द्रव और ठोस है वो जब साम्य अवस्था में होते हैं तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, हिमांक या गलनांक। समझ गए। अपन जनरल वे में जो अब तक आप पढ़ते आए वो तो यही है कि भाई जिस पर द्रव ठोस में जम जाए वो आपका क्या है, हिमांक है। लेकिन अब एक आपको नई परिभाषा याद रखनी है। क्या याद रखोगे, कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए, वाष्प दाब के समान हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हिमांक कहते हैं। क्या बोला मैंने, वो टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, इसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। ठीक है, और हिमांक में अवनमन जो है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, उसको अपन दर्शाते हैं डेल्टा टीएफ से। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। हिमांक समझ में आ गया। ठीक है, यानी जो द्रव है उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होना चाहिए, ठोस का। या मैं बोल सकता हूं द्रव और जो ठोस है उन दोनों के वाष्प दाब आपस में कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टेम्परेचर को हम हिमांक बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आगे अब मैं आपको और चीज समझाता हूं। देखो और समझो भाई, हिमांक को एक और तरीके से समझो। जैसे आपने क्या लिया, एक बीकर, और इस बीकर के अंदर आपने पानी ले रखा है, और उस पानी में आपने क्या डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा। क्या डाल दिया भाई, बर्फ का टुकड़ा। ये लो, बर्फ का टुकड़ा हमने डाल दिया। तो अब यहां पर दो कहानी हो सकती है भाई। दो कहानी कौन कौन सी, कि जो आपका द्रव है, जो आपकी बर्फ है, बर्फ यानी ठोस अवस्था में जो है, वो किस में परिवर्तित होने लगे, किस में परिवर्तित होने लगे, द्रव में। या द्रव भी जो थोड़ा बहुत है जो इस बर्फ के संपर्क में आएगा, बर्फ की जो सतह से जो द्रव के अणु, जो पार्टिकल्स जो टकराएंगे, वो क्या चाहेंगे भाई, वो चाहेंगे कि मैं ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाऊं। ठीक है,
ये दोनों कहानी हो सकती है, ठोस द्रव में बदलना चाहेगा, द्रव ठोस में बदलना चाहेगा। अपने आप में कोई खुश नहीं है। लगता है सभी को कि सामने वाला तो बहुत अच्छा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जबकि आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, वही हालत ही है। यहां ठोस किस में परिवर्तित होना चाहता है? द्रव में, और द्रव किस में परिवर्तित होना चाहता है? ठोस में। और जब दोनों ही चीजें चाहती हैं, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, तो चीजें निर्भर किस पर करती हैं? बाह्य परिस्थिति कैसी है भाई, आपकी एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है। अब एक्सटर्नल कंडीशन हम यहां अलग अलग दे देते हैं। एक में दे देता हूं आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक में दे देता हूं आपका 10 डिग्री सेल्सियस, और एक में दे देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप सबको पता है कि जब 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा टेम्परेचर है, उस पर तो बर्फ में कन्वर्ट हो नहीं सकता पानी। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हम कह सकते हैं कि जो द्रव से जो ठोस से जो द्रव में परिवर्तित होने की जो घटना है वो हो रही होगी। यही कहेंगे भाई हम। 20 डिग्री सेल्सियस पे तो द्रव पानी जम नहीं सकता बर्फ से। ठीक है, अब मैं 10 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 10 डिग्री सेल्सियस पर मैं कह सकता हूं कि भाई अभी भी क्या हो रहा है? ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो परिवर्तित होने की दर है उसमें क्या आई है? कमी आई है। भाई 20 डिग्री सेल्सियस पे तो ठोस फटाफट परिवर्तित हो रहा था, किसमें? द्रव में। मैं और बढ़ा दूं 30 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे तो ठोस और जल्दी परिवर्तित होगा, किसमें? द्रव में। मैं और बढ़ा दूं 40 डिग्री सेल्सियस, तो आप सबको पता है कि बर्फ है वो फटाफट पिघलेगी, किसकी तरफ? पानी की तरफ। लेकिन मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर दिया, तो क्या हुआ? ठोस की जो परिवर्तित होने की जो अभिक्रिया की दर है वो कैसी हो गई? कम हो गई। अब मैं क्या कर दिया? 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या देखा? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा कि अब जो आपका ठोस जो द्रव में परिवर्तित हो रहा था, उसके साथ साथ एक कहानी और हुई। यहां पर क्या हुई कि जो द्रव है वो भी किसमें परिवर्तित होने लगी? ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगी। यानी कहने का मतलब, जब ठोस और द्रव अवस्था दोनों किस में आ जाएं भाई? साम्य अवस्था में आ जाएं, उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? हिमांक। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में? वाष्प दाब की। तो इस वजह से हमने यहां क्या लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हिमांक। ठीक है, समझ में आ गया हिमांक क्या है? आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे। इस डेफिनेशन को लिखो, फिर आगे की बात करता हूं। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ और बता दूं क्या आपको, जो आपकी बुक में नहीं है? चलो बता देता हूं भाई, ठीक है ना, समझने के लिए। बाकी आप जब हायर क्लास में जाओगे आपको वो ग्राफ भी मिल जाएगा, जिसको अपन इंग्लिश में फेज डायग्राम बोलते हैं, प्रावस्था का जो आरेख है वो। ठीक है, देखना एक सेकंड, देखना, इसको भी देख लो भाई। ठीक है, यहां हमने ले रखा है प्रेशर और यहां हमने ले रखा है टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है जब हम तीनों प्रावस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीनों प्रावस्था के बीच में जब हम ग्राफ की वैल्यू देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। यहां तो जो है वो ठोस अवस्था है, यहां जो है वो आपकी द्रव अवस्था है, चलो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, लिक्विड। ठीक है, और यहां जो है वो आपकी कौन सी प्रावस्था है? गैसीय प्रावस्था है। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन में क्या बोला था? हमने डेफिनेशन में बोला था कि वह प्रावस्था या मैं बोलूं वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? किसके बराबर हो जाए? ठोस के बराबर हो जाए, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट। उसको क्या बोला था हमने? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हम मान लेते हैं 1 atm वाला ग्राफ है। यहां पर क्या है? 1 atm। ठीक है, 1 atm, और 1 atm किसके बराबर होता है? 760 mmHg, 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां जो ये पॉइंट आया है जिस पर आपका जो द्रव है और जो ठोस है, जो द्रव और ठोस है वो किसमें है? साम्य अवस्था में है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक। ठीक है ना, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि यहां पे देखो, आपका ठोस है, यहां द्रव है और गैस है। ये तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तीनों किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, त्रियक बिंदु। क्या बोलते हैं भाई? ट्रिपल पॉइंट, त्रियक बिंदु। त्रियक बिंदु में तीन जो प्रावस्थाएं वो मिलती हैं। अब यहां तीन प्रावस्थाओं से मिलने का क्या मतलब है? क्या मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि क्या ठोस, द्रव और गैस प्रावस्था तीनों एक ही टाइम पर संभव है? आपकी ठोस द्रव में भी परिवर्तित हो रही हो और द्रव आपकी गैस में भी परिवर्तित हो रही हो, यानी आपकी बर्फ भी हो, आपके पास पानी भी हो और वो आपका पानी उबल भी रहा हो और गैस बना रहा हो। क्या ये संभव है?
अब बहुत से बच्चों का आंसर होगा नहीं सर, या तो दो ही प्रावस्था हो सकती है, या तो द्रव है वो गैस में बदल सकता है, या जो हमारी बर्फ है वो पानी में बदल सकती है। पानी भी हो, बर्फ भी हो, पानी उबल भी रहा हो, ये तीनों कंडीशन तो एक टाइम पर अधिकांश बच्चे ऐसे बोलेंगे संभव नहीं है। लेकिन बच्चों ये चीज संभव है। किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर संभव है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां जब एक्सपेरिमेंटली ये पॉइंट देखा तो ये पॉइंट का जो टेम्परेचर निकल के आया वो टेम्परेचर, ये मैं ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं बता दूं मैं आपको, ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है, पानी के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.001 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जो प्रेशर देखा वो प्रेशर कितना निकल के आया, 4.58 mmHg, यानी 4.58 मिलीमीटर मरकरी। और 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप दोगे तो इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर आपकी तीनों प्रावस्थाएं एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। आप यकीन मानो, आप YouTube देख रहे हो तो आप YouTube पर काफी सारी वीडियोस पढ़ी, आप एक्सपेरिमेंट को देखो, आप सर्च करो 3.4 वाटर सर्च करो, आपको काफी सारी वीडियोस दिखेंगी। वहां आप देखोगे कि आपका ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी बन रही है, पानी खदक भी रहा है, उसमें बर्फ भी है, तीनों चीजें एक साथ पॉसिबल हो रही हैं। लेकिन उसके लिए फिक्स क्या होना चाहिए, प्रेशर, और फिक्स क्या होना चाहिए उसके लिए टेम्परेचर, ठीक है। समझ गए, ये आपको एडिशनल बात है जो मैंने बताई है। अब देखो मैं आपको आपकी जो बुक में जो ग्राफ दे रखा है उससे मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। अब पहले हिमांक में अवनमन भी देख लो। हिमांक में अवनमन क्या है भाई, देखो जैसे मैंने आपको एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने पानी लिया और इसको मैं ठंडा करना चाह रहा हूं, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं भाई, ठंडा करना। तो मैंने देखा ये ठंडा हो गया मेरा कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैंने क्या किया, इस पानी में एक चीज मैंने और मिला दी। क्या मिला दिया भाई मैंने इस पानी में, इस पानी में मैंने नमक भी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया भाई, नमक ऐड कर दिया। और आपको पता है कि जो नमक है वो कैसा है भाई, अवाष्पशील विलेय। नमक की भाप थोड़ी बनती है, अरे बनती है क्या नमक की भाप, नहीं बनती। अगर ऐसा बनता ना तो जितनी भी बरसात का पानी है खारा खारा आता आपके लिए, है ना। क्योंकि भाई जो बादल बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, समुद्र की वाष्प से। भाई अधिकांश मात्रा में जो वाष्प बन रही है वो कहां से बन रही है, समुद्र से ही बन रही है। उसी से तो क्या है, बादल क्रिएट हो रहे हैं और वो आपके क्या हो रही है, बरसात हो रही है। अगर नमक वाष्प बन के उड़ जाता तो बरसात का पानी भी पूरा कैसा आता, खारा खारा आता आपके लिए, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जो अवाष्पशील विलेय है नमक, उसकी वाष्प तो बनती नहीं है। और वाष्प नहीं बनती और हमने इसको पानी के साथ मिलाया, और जब हम इसको देखते हैं कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दिया, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जमा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जमा। इससे और जब हमने कम टेम्परेचर दिया, जैसे -0.1 डिग्री सेल्सियस, -0.2 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर दिया तब जाके ये क्या हुआ, ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ। यानी इसका जो हिमांक है बच्चों, अरे देखो भाई ध्यान से, इसका जो हिमांक है वो कैसा हो गया, घट गया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं इसको, हिमांक में अवनमन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, देखो जैसे पानी है आपका, पानी के अणु है भाई, ठोस अवस्था में परिवर्तित जब कोई चीज होती है तो क्या बनाती है, वो क्रिस्टल बनाती है। भाई कोई भी ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसकी एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। कहने का मतलब जब कोई चीज ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रही होगी तो वो क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगी, ठीक है भाई, सही बात है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगी। तो जब पानी अकेला था, केवल पानी पानी के मॉलिक्यूल थे, तो आपस में आराम से प्यार मोहब्बत दिखा के क्या बना रहे थे भाई, खुद की क्रिस्टलीय संरचना बना रहे थे। बिल्कुल ऐन मजे में अपने मदोस होके आराम से अपनी क्रिस्टलीय संरचना बना रहे थे। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इनके बीच में क्या भेज दिया, एक दानव भेज दिया NaCl नाम का, ठीक है, नमक भेज दिया, जो इनके बीच में आके घुस गया जबरदस्ती। ये बीच में आ गया, ये बीच में NaCl आ गया, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल मुंह चढ़ाता हुआ, ठीक है, ये बीच में आ गया भाई NaCl। तो अब इसने ये इनको संरचना बनाने देगा क्या भाई, इनकी जो लेटेस्ट संरचना जो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ये जम रहे थे, अब जम सकते हैं क्या बीच में, नहीं जम सकते। क्यों, क्योंकि बीच में दानव आ गए दूसरे, ठीक है, दूसरे अवाष्पशील कण आ गए जो इनकी क्रिस्टलीय संरचना को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इनकी क्रिस्टलीय ज्यामिति में इनको आने नहीं दे रहे। तो हमें ये अगर फ्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर और कम करना होगा, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो जो पूरा कहने का मतलब क्या है, देखो समझना, लिख दूं क्या, चलो पहले समझा देता हूं फिर लिखता हूं। क्या है मतलब,
कि जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, ये बात हमें पता है। तो वाष्प दाब जब कम हो जाता है तो उस विलयन का जो हिमांक है वो कैसा हो जाता है, घट जाता है। और इस विलयन के जो हिमांक के घटने को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। आगे बात समझ में, चीजें समझ में आ गई। ये लिखने की नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा, वो चीजें आपको आपकी नोट्स की कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसको देखो, अब बात करते हैं ग्राफ की, जो आपकी बुक में भी दे रखा है और एग्जाम में अगर चीज आ जाए, पूछ ले आपको, तो आपको एज इट इज लिखना भी है। ठीक है भाई, देखना भाई। अब आपके सामने मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ये देखो, अब यहां पर आपको पता है ठोस और द्रव के बीच में क्या होगा, साम्य स्थापित होगा, ठीक है ना। यानी उन दोनों की वाष्प दाब कैसी होगी, समान होगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हिमांक, उस टेम्परेचर को हम हिमांक बोलेंगे, ठीक है। अब देखना, आप अब यहां पर क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या सर ठोस की भी वाष्प बनती है, ठोस का भी क्या वाष्प दाब होता है? होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन होता जरूर है। तो कहने का मतलब, अगर मैं ठोस की वाष्प दाब का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो भाई तेजी से घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करेंगे वैसे वैसे वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब भी कैसा होगा, कम होगा। ये बात तो आप सब मानते हो कि अगर हम ताप घटाएंगे तो वाष्प बनने की मात्रा घटेगी, यानी वाष्प की मात्रा घटेगी तो वाष्प दाब भी कैसा होगा, कम होगा। अब ठोस का तो वैसे ही बहुत कम होता है वाष्प दाब, तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, यहां तो मैंने वही ले लिया वाष्प दाब और नीचे मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर। अगर मैं ताप का मान कम कर दूं, ताप को मैं कम करूं, तो जो ठोस की जो वाष्प दाब है वो एकदम से क्या होगी भाई, कम होगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ठोस वाले का, तो देखना ठोस वाले का ग्राफ कुछ ऐसे बने, एकदम से क्या होगी भाई, इसकी कम होगी। ये तो है आपका किसका, ठोस का। कुछ ज्यादा ही हो गया क्या, चलो और इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, ये लो, ठीक है। ये किसका हो गया भाई, ठोस का। और ठोस कौन है आपका, विलायक, वही पानी ले रहे हैं हम, लेकिन यहां जो विलायक है आपका वो किस प्रावस्था में, ठोस प्रावस्था में। अब हम द्रव की बात करते हैं, तो द्रव का तो वाष्प दाब भाई ठोस से कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा होता है। तो ये मान के चलो हमारा द्रव का है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, इसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हिमांक। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, हिमांक। तो ये आ गया हमारा हिमांक, किसका, शुद्ध विलायक का। ये भी किसका है भाई, विलायक का। लेकिन यहां जो आपका पानी है, जो विलायक है, वो किस प्रावस्था में है भाई, द्रव अवस्था में। लेकिन यहां पे जो आपका जो विलायक है वो ठोस प्रावस्था में, यानी यहां तो बर्फ है और यहां पर पानी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें, विलायक में हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो आपको पता है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। हम इससे पहले वाले क्वथनांक उन्नयन में भी पढ़ चुके हैं इस बात को। तो अब जो विलयन में जिसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया है, उसका जो वाष्प दाब आएगा वो विलायक से कैसा आएगा, कम आएगा। तो ये मैं मान लेता हूं ये है विलयन का, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है भाई, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, विलयन का। यहां विलयन है और विलयन में क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। तो इसका वाष्प दाब इससे विलायक से तो कैसा होगा, कम होगा। और हमको पता है कि जिस पॉइंट पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, विलयन भी यहां किस प्रावस्था में, द्रवी प्रावस्था में, जिस टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, ठोस के बराबर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। तो यहां किसका हिमांक आएगा, विलयन का हिमांक आएगा। और विलयन के हिमांक को हम किससे दिखाते हैं, टीएफ से दिखाते हैं। विलायक के, शुद्ध विलायक के हिमांक को हमने किससे दिखाया, टी नॉट एफ से। और विलयन के हिमांक को हम किससे दिखाएंगे, टीएफ से दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, अब आप देखो विलयन तो आपका ज्यादा, विलायक जो है वो आपका ज्यादा टेम्परेचर पर जम रहा है, लेकिन विलयन जो है, देखो विलयन जो है वो कम टेम्परेचर पर जम रहा है। अरे भाई कमी हो गई ना, विलायक तो आपको देखो शुद्ध विलायक इतने टेम्परेचर पे जम रहा था, लेकिन आपका जो विलयन है वो कम टेम्परेचर पर जम रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में गिरावट। तो गिरावट कितनी हुई, गिरावट कितनी हुई भाई, डेल्टा टीएफ, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक
डेल्टा टी एफ नॉट, डेल्टा नहीं टी एफ नॉट हो वह विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक क्या हो भाई, टी एफ, इधर लिख देता हूं, विलयन का हिमांक टी एफ हो तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या आएगा, हिमांक में अवनमन क्या आएगा भाई, प्रारंभिक माइनस अंतिम, और अवनमन को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीएफ से। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर आएगा, डेल्टा टीएफ बराबर आएगा, अंतिम कौन है टी नॉट एफ माइनस प्रारंभिक कौन है टीएफ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया किसका, हिमांक में अवनमन का। अब आपको एक यही फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, बाकी तो सारी चीजें सिमिलर हैं, जैसे आपने क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था ना, वही सब फॉर्मूला हमको यहां पर क्रिएट करना है। सिर्फ फर्क क्या करना है कि जहां पर आपने डेल्टा टी भी लिखा होगा वहां पर क्या लिख दोगे, डेल्टा टीएफ लिख दोगे, और जहां पर आपने के भी लिखा होगा वहां पर आप क्या लिख दोगे, के एफ लिख दोगे। मैं करके भी बताऊंगा अभी आपको, जबकि इससे पहले वाले में याद रखना, इससे पहले वाले में उल्टा है भाई, डेल्टा टीबी बराबर क्या था, टीबी माइनस टी नोट भी था वहां पे, यानी वहां पे तो नोट वाला क्या आ रहा था बाद में, यहां पर नोट वाला पहले आ रहा है, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, पुराना वाला है लेकिन बताना आपको यहां पर जरूरी था। ठीक है, तो आगे की कहानी देखो। अच्छा, ग्राफ में प्रेशर वाला तो आपने छोड़ ही दिया, यहां पर हम प्रेशर लिख सकते हैं। ये प्रेशर किसका है भाई, विलायक का, शुद्ध विलायक का, तो क्या लिखेंगे पी नोट ए। ये वाला प्रेशर किसका है, विलयन का, तो विलयन के लिए हम क्या लिखेंगे पीएस, यानी बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा। डेल्टा पी बराबर आपको मैंने बता ही रखा है क्या होता है, पी नोट ए माइनस पीएस, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये क्या आ जाता है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन। तो चित्र से हम कह सकते हैं क्या भाई, चित्र से कह सकते हैं हम, चित्रानुसार क्या कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के। अगर डेल्टा टीएफ बढ़ता जाएगा तो डेल्टा पी भी कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। बनाऊं ग्राफ, पहले इसको बना लो फिर इसी में चेंज करके बताता हूं। ठीक है, बोलोगे सर नहीं तो कैसा हो गया, पहले इसको बना लेना फिर मैं अब इसी में चेंज करके बता रहा हूं। देखो, अगर डेल्टा टीएफ में बोलूं इस पॉइंट पर है, ये देखो ये वाला, ये रहा पॉइंट और ये रहा, मैं बोलूं कि डेल्टा टीएफ आपका यहां आया, डेल्टा टीएफ, तो अब देखो प्रेशर देखना, ये वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर कहां है, यहां, ये वाला प्रेशर। तो देखो यहां से ये डेल्टा पी की वैल्यू भी बढ़ गई, तो मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे डेल्टा टीएफ इधर को बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा पी इधर भी बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं चित्रानुसार क्या कह सकते हैं अपन कि जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा पी के। ठीक है, और राउल्स के नियम से हमें एक बात पता है, राउल्स के नियम से हमें क्या पता है भाई, हमें यह बात पता है कि जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नोट ए है वो बराबर होता है किसके, एक्स बी के। तो यहां से मैं डेल्टा पी की वैल्यू निकाल सकता हूं, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए को उधर भेजो, पी नोट ए एक्स बी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको दे देता हूं इक्वेशन 2, इसको दे देता हूं इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 से जो पी नोट ए की वैल्यू है वो पी नोट ए की वैल्यू को उठा के कहां रख देना है, इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, इतना लिखो, इसको बना लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं भाई मैं इसको, आप लिख लेना इसको। ठीक है ना, और आगे का डेरिवेशन करते हैं। देखो भाई, देखना, ठीक है, अब देखो यहां इसको समीकरण 3 से डेल्टा पी का मान उठा के कहां रख दिया, समीकरण 2 के अंदर। अब कहानी कैसी होती है देखो, डेल्टा टीएफ समानुपाती किसके आ गया, यहां वैल्यू रखो पी नोट ए एक्स बी। ठीक है, अब मैं इस डेल्टा टीएफ को हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा के पी नोट ए एक्स बी, और एक्स बी बराबर आप सबको पता है, एक्स बी बराबर क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहां डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं मैं, सिंस एक्स बी बराबर ये है तो यहां मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब आपको पता है तनु विलयनों के लिए विलय की मात्रा कैसी होती है, बहुत कम, तो हम लिख देते हैं तनु विलयनों हेतु डब्ल्यू बी अपॉन एम बी नगण्य है। ठीक है ना, तो हम इसको चेंज करके लिख देते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के पी नॉट ए। अब आपको पता है नीचे क्या रह गया, ये तो जीरो हो गया, नीचे क्या रह गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
WA और ऊपर कहां चला जाएगा MA। MA को मैं इधर लिख देता हूं, ऊपर चला गया आपका MA, नीचे रह गया WA, ऊपर चला गया MA। ठीक है, तो अब ये जो तीन चीजें, इन तीनों वैल्यू के सामने एक नया कांस्टेंट आता है, वो कौन सा आता है? K P0A और MA। इन तीनों के सामने जो नया कांस्टेंट आता है वो कौन सा आता है? KF। यानी इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर होती है? KF के बराबर। तो हम इन तीनों की जगह किसको लिख देंगे? KF को लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB अपॉन MB WA, ये लिख सकते हैं भाई। और ये आपका क्या आ गया? फॉर्मूला निकल के आ गया। अब एक चीज यहां पर समझने वाली है, वैल्यू है वो किसके बराबर है? मोललता के बराबर है। मोललता बराबर क्या है? विलेय का भार, विलेय का मोलर भार इनटू विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला मोललता का है, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m। स्मॉल m किसको बताता है? यहां स्मॉल m बताता है यहां पर मोललता को। किसको? मोललता। दूसरी बात क्या कहेंगे हम कि अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी कर सकता हूं? कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा KF। KF क्या है? इसको भी लिख लो। KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। दूसरी बात क्या है यहां पर? इसको आप क्या बोल सकते हो? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट भी इसकी समान है भाई, केबी के, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यूनिट भी इसकी समान है, बता भी सकते हो आप। यहां पर क्या बच जाएगा? इसकी यूनिट बता दूं मैं? चलो इधर देखो, यहां से बता रहा हूं। टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन। KF की तो हमें निकालनी है, गुणा WB ऊपर किस में है? विलेय का भार ग्राम में, विलेय का मोलर भार किस में होगा? ग्राम मोल इनवर्स में होगा भाई मोलर भार, गुणा विलायक का भार किस में होगा? किलोग्राम में होगा। ग्राम से ग्राम गया, अब यहां पर इधर भेजो तो KF की वैल्यू मैं लिख रहा हूं इधर क्या है? केल्विन। और मैंने किसको भेजा? किलोग्राम को भेजा। इसके बाद मैंने किसको भेजा? मोल इनवर्स को भेजा। तो KF की यूनिट क्या आ गई? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वही मैंने आपके लिए लिख दी। अब ये जो KF का मान है ये वॉन हॉफ ने बताया था, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो वॉन हॉफ के अनुसार मैं बता देता हूं, वॉन हॉफ के अनुसार जो KF का मान है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बताया था मैंने आपको? मारुति की क्या निकल गई भाई? हवा। ठीक है, अब यहां पर वाष्पन ना आके क्या आएगा? गलन आएगा। ठीक है, गुणा किससे कर देना? 1000 से। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? KF का मान भी निकाल सकते हो। और KF का मान आपको वैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन पानी के लिए आप याद रखोगे 1.86 होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, उसको आप याद रखोगे। KB का मान होता है 0.52। पानी के लिए एक पानी का याद रख लेना बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है फाइनली याद रखोगे आप। और KF का आपको वैसे अभी तक पूछा नहीं है, पूछ ले तो आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लिखो इस सारी चीजों को एक बार, फिर आगे की बात करता हूं। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिखने की कोशिश करो। आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। चलो भाई, आगे कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे, बढ़िया प्रैक्टिकल, और आप मुझे उसका आंसर ढूंढ के बताओगे। ढूंढ के क्या? यही बताओगे। ठीक है ना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे क्या आंसर हो सकता है। देखो, पहली चीज देखना, क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसा ही जनरली क्वेश्चन करता हूं। चलो देखो, गर्मियों में आपके घरों के आसपास गलियों में क्या आता है? कुल्फी वाला आता है। ठीक है ना, आता है भाई, सबने खाई है मजे से कुल्फियां। ठीक है ना, तो गर्मी के मौसम में जो कुल्फी आपको इतना आनंद देती है, क्वेश्चन ये है क्या वो कुल्फी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गई थी या 0 से और कम टेम्परेचर पर वो जमेगी? कुल्फी के अंदर क्या डाला है? मेवा, मिष्ठान, शक्कर वगैरह सब कुछ मिलाया है ना। और शक्कर कैसी है आपकी? अवाष्पशील। और अवाष्पशील विलेय मिलाते ही जो हिमांक है वो कैसा हो गया? घट गया। हिमांक में क्या हो गया? अवनमन हो गया। यानी जब आप
पानी को जमाना चाहोगे तो पानी तो आपकी क्या जम जाएगी भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगी। लेकिन आप अगर किसको जमाना चाहोगे, कुल्फी को जमाना चाहोगे, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगी। वैसे की वैसे ही दूध रखा रहेगा उसके अंदर, वही मीठा दूध उसमें पड़ा रहेगा। अगर आपको कुल्फी को जमाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस से आपको कैसा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां पर अवाष्पशील विलेय है, जो शक्कर वगैरह है, उसने उसका हिमांक कैसा कर दिया है भाई, गिरा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जब उसका हिमांक गिर गया है तो वो जो कुल्फी वाले आते हैं वो तो बर्फ को ही लेके आते हैं, बर्फ ही होती है सर उसके उसमें। भाई कुल्फी वालों का कंटेनर आपने देखा होगा ना, ऐसे उन्होंने कंटेनर बना रखा होता है और यूं छेद कर रखे होते हैं और इसके चारों बगल आइस पड़ी हुई होती है और इसके अंदर से आपको कुल्फी निकाल के देता है, तो वो बिल्कुल रॉक सॉलिड होती है, बिल्कुल ठोस होती है। तो सर बर्फ का तो इधर जो इन्होंने जो बर्फ जमा रखी थी वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही थी, 0 डिग्री सेल्सियस ही थी। फिर सर उसने कैसे कुल्फी को जमा दिया? तो भाई इसका आंसर आपको कुल्फी वाला दे सकता है या कोई केमिस्ट्री का टीचर। ठीक है ना, अब बोल रहे हो कि सर कुल्फी वाला भी केमिस्ट्री का टीचर बन गया क्या? देखो भाई कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली भी समझी जाती हैं। ठीक है ना, तो अब वहां पर जो कुल्फी वाले हैं वो क्या करते हैं, जब वो बर्फ को जमाते हैं कुल्फी ठंडा करने के लिए, अपनी जो गाड़ियों में जो बर्फ को डालते हैं उसमें पहले से ही नमक डाल के वो क्या करते हैं, उसको जमाते हैं। यानी पहले क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने पानी में क्या मिलाया भाई, पहले उन्होंने पानी में क्या मिलाया, नमक। तो नमक मिलाने से क्या हुआ, इसका जो बॉइलिंग, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा हो गया, घट गया। यानी अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जमी नहीं है, ये 0 से भी कैसी कम टेम्परेचर पर जमी है, यानी -0.1 डिग्री सेल्सियस, -0.5 डिग्री सेल्सियस, इतनी टेम्परेचर पर ये जमी है। तो अब जो उन्होंने बर्फ डाल रखी है ना साइड में, वो केवल बर्फ नहीं है, उस बर्फ के साथ में क्या है, नमक मिला हुआ है, यानी नमकीली बर्फ है जो उन्होंने मिला रखी है। और साइड में अब आपको पता है इसका जो हिमांक है वो तो कैसा है, कम। अब इस कम वाले फ्रीजिंग पॉइंट पर जो आपकी कुल्फी है वो कैसी है, जम जाती है। तो इस वजह से जो आपको कुल्फी खाने को मिलती है, वहां जो आपको बर्फ दिखती है वो केवल बर्फ नहीं है, केवल पानी नहीं है, उसमें नमक मिला हुआ भी है। ठीक है, अब जो यूरोपियन कंट्री होते हैं, यूरोपियन कंट्री जहां पर बर्फबारी लगातार होती रहती है, तो सड़कों पे क्या हो जाती है भाई, बर्फ जम जाती है। अब फावड़ा लेके तो उसको हटाएंगे नहीं, ऐसे हटाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा सड़कों को साफ करने में। तो होता क्या है, वहां पर नमक का पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है भाई, नमक का पानी प्रेशर से वहां पर डाला जाता है। तो नमक आपको पता है, नमक डालते ही क्या होगा कि उसका हिमांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर सड़क पे नहीं रह सकती, उसको और भी कम टेम्परेचर चाहिए उस पानी को जमने के लिए। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर क्या डाला, नमक के, हमने उस पर छींटे डाले पाइप से, तो सारी की सारी जो बर्फ है वो पिघल के क्या है, हट जाती है और हमारी जो सड़क है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, साफ हो जाती है। ठीक है, और भी मैं आपको इसके एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। ठीक है, अभी इतनी सी बात करते हैं और एक न्यूमेरिकल मैं आपको और कराता हूं। उस न्यूमेरिकल से हम सारे क्वेश्चनों को और भी जितने टाइप के बनेंगे उस एक ही न्यूमेरिकल में मैं सबको ले लूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं भाई। ठीक है, चलो। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताओगे भाई। ठीक है, हमको भी वहां से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा काम करें, और अच्छे से समझाएं आपको, और छोटी छोटी चीजों को बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेकर आएं और आपको चीजें समझाएं। तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो हमें भी बताओ कि भाई आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, देखना भाई, आपके लिए मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है। एक बार इसको पढ़ते हैं अपन कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में आपने घोला है। ठीक है, तो घोलने पर जो हिमांक में जो गिरावट आई है, जो हिमांक में अवनमन आया है, वो कितने की गिरावट आई है भाई, 0.68 केल्विन की क्या आई है, हिमांक में गिरावट आई है, हिमांक में अवनमन हुआ है। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, सल्फर का अणु सूत्र। कहने का मतलब ये जो x का मान है इसको भी ज्ञात करवा रहा है कि s कितना है नीचे x। ठीक है, तो देखो इस x के मान को अपन कैसे निकालेंगे। हमेशा मैंने क्या बोला आपसे, उल्टा सोचो, जहां से पूछ रहा है वहां से सोचना स्टार्ट करो तो आप पहुंच जाओगे। इस x के मान को हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैं नाइट्रोजन के लिए बताता हूं, आप सबको पता है नाइट्रोजन के लिए। अब मैं इसको मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि नीचे 2 आएगा कि नहीं, मैं इधर मान लिया x है। ठीक है, और वैसे आप सबको पता है कि N2 का जो वजन है वो कितना है भाई, 28 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यही है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14,
तो 2 का कितना होगा 28। तो अब मैं इसके लिए निकालना चाहूंगा तो इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अणुभार बटा परमाणु भार, और ये बराबर आता है किसके, x के, ये बराबर किसके आता है, x के। अब अणुभार मुझे नाइट्रोजन का पता है कितना 28, ठीक है, और एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है, एक नाइट्रोजन का भार होता है 14, तो मैंने परमाणु भार नाइट्रोजन का लिख दिया 14। तो बताओ मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो नाइट्रोजन के नीचे जो अणुसूत्र आएगा उसका वो कितना आएगा, N2 निकल के आएगा। तो कहने का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार ज्ञात हो जाएगा तो हम अणुसूत्र तो आसानी से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि सल्फर का परमाणु भार तो हमें पता ही है। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार होता है 32। ये चीज याद रखना कि परमाणु क्रमांक तो इसका 16 है, परमाणु भार इसका जस्ट दुगना है, कितना है, 32 है, ठीक है। ये वैल्यूज तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंटली, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं गिवन वैल्यूज की। क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपके लिए। नंबर 1, पहला तो क्या दे रखा है आपको, 25.6 ग्राम सल्फर को घोल रहे हो, तो किसको घोल रहे हो, सल्फर को, तो विलय कौन हुआ, सल्फर, यानी डब्ल्यू भी आपको दे रखा है कितना, 25.6 ग्राम, ठीक है। किस में घोल रहे हो, विलायक भी मिल गया। नेफ्थलीन कितना दे रखा है, 1000 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीएफ से, कितना दे रखा है, 0.68 केल्विन। और आपको क्या पूछ रहा है, सल्फर का अणुसूत्र, और अणुसूत्र निकालने के लिए हमें अणुभार चाहिए, यानी विलय का अणुभार हमको पूछ रहा है, एम भी पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमारा क्या है भाई बताओ, फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, ये है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये दोनों वैल्यू ग्राम में दे रखी हैं, तो मैं किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर किसका गुणा कर दूंगा, 1000 का, ठीक है। अब मुझे तो एमबी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एमबी को इधर भेजूं, डेल्टा टीएफ को नीचे भेजूं, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये लो एमबी को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया भाई, ओवरऑल ये निकल के आया आपका फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज रख दो, केएफ कितना दे रखा है, केएफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही 6.8, ठीक है। आगे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स रखो तो रख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है मोलर मास है तो ग्राम मोल इनवर्स में यूनिट आएगी, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है आपको 25.6 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000। अब ये 1000 हमने क्यों लगाया है कि हमने ये जो ग्राम है उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 लगाया। अगर 1000 ग्राम है और इसको मैं किलोग्राम लिखता तो नीचे क्या लिखता, 1 किलोग्राम ही लिखता ना भाई, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो मैंने इसको ग्राम में चेंज करने, किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर से मैंने इसको क्या कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1000 किलोग्राम, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट यहां 1 किलोग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूनिट मत लिखो, आपको पता ही है एमबी कैलकुलेट करोगे एंड में ग्राम मोल इनवर्स ही आएगा। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, 0.68 केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो केल्विन से केल्विन गया, किलोग्राम से किलोग्राम गया, ठीक है। बचा क्या देख लो, ग्राम बचा, और यहां से क्या बचा, मोल इनवर्स बचा, ठीक है। अब देख लो पॉइंट हटाना सीख लो भाई, पॉइंट हटाना सीख लो। बच्चे ज्यादातर गलती यही करते हैं। आपको क्या करना है कि अगर पॉइंट से पॉइंट कट रहा हो तो ही काटना है, वरना उतनी जीरो रख दो। यहां 2 संख्या पहले पॉइंट है, अगर यहां का मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 2 जीरो लगाने हैं। यहां 1 संख्या पहले पॉइंट है, यहां का अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे 1 जीरो लगाना है। यहां भी 1 संख्या पहले पॉइंट है, यहां का पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे नीचे 1 जीरो लगाना है। यानी यहां कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से 5 गई, ठीक है। यहां क्या बचा 68, यहां भी क्या बचा 68, 68 से 68 गया, और यहां पॉइंट हमने उड़ाई दिया, यानी क्या बचा 256 बचा। तो यहां जो मोलर मास निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर मास आपने निकाल लिया। अब अणुसूत्र निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला मैंने आपको इधर लिख ही रखा था, इसको मिटा के अब हम अणुसूत्र निकाल लेते हैं सल्फर का। तो क्या लिखेंगे, माना सल्फर का अणुसूत्र क्या है भाई, Sx है, ठीक है। तो हमें पता है अणुभार बटे परमाणु भार, और सल्फर का परमाणु भार कितना है 32, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये है बराबर किसके, x के। तो अणुभार हमने निकाल लिया, कितना है 256, 256 में भाग लगाओ 32 का, x का मान कितना आ गया 8। अतः सल्फर का अणुसूत्र कितना है, सल्फर का अणुसूत्र S8 है। यहां हिंदी में लिख लो क्योंकि
सल्फर का अणुसूत्र क्या है भाई? S8 है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसको एक बार आप लिख लो, वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके इसको लिखोगे। ठीक है भाई, तो यहां मैंने आपकी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म हिमांकमय अवनमन मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।